नमस्कार, एटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं दीवान सिंह सिकरवार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कम्युनिटी सेक्शन में आपको बताया था कि नई एक शख्सियत पेश होने वाली है, तो आज हम मिल रहे हैं शांति शरण गौतम जी से, जो कि ग्वालियर में रूरल क्षेत्र से ग्राम पंचायत जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। तो आज हम उनके साथ कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे सच क्या है। नमस्कार गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। ऐसे मुद्दे हैं जैसे ग्राम पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, उनमें से कई ऐसे व्यक्ति सामने आते हैं कि उन्हें शासन की योजनाओं का जो लाभ है वो पूरे तरीके से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप अपने क्या विचार रखेंगे? मेरा ये कहना है कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनमें से कि पेंशन योजना है, जैसे कि खुले में शौच मुक्त ग्वालियर हुआ था एक टाइम, तो मेरा ये मानना है कि ग्वालियर की 256 ग्राम पंचायतों में से हम लोगों ने जो 5 वर्षीय के जो है, मैं आपको बताता हूँ कार्य किस तरह से हुआ। कार्य मेरे हिसाब से जब पहले हम लोगों ने 2015 में हम लोग जब इलेक्टेड हुए थे, तो उस टाइम स्थिति ये थी कि 256 ग्राम पंचायतों में सब लोग, कोई देश माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि खुले में शौच मुक्त भारत होना चाहिए, तो उनका सपना था। तो सबसे पहले हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जब ग्वालियर से चुने गए थे, तो उनको डिपार्टमेंट भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास था। तो हम लोगों ने 256 ग्राम पंचायतों में सबसे पहले, मतलब हमारा देश में 7वां स्थान था जब हम लोगों ने ODF किया इस ज़िले को, तो हमें उसका पुरस्कार भी मिला था। फिर दूसरा हमारा स्थान हुआ था कि हम जब वहाँ पर ग्रामीण में हम लोगों ने कैंप लगाना स्टार्ट कर दिया था। गांव-गांव में हम सुबह सुबह जाते थे। मैं जिला पंचायत के CO, जिला पंचायत के और भी सदस्य, हम लोग सारे लोग हम लोग उस टाइम जाते थे। सुबह हम लोग कैंप रखते थे। किसी को मध्याह्न भोजन की समस्या थी कि बच्चों को मध्याह्न भोजन सही नहीं बट रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या थी उस टाइम। मध्याह्न भोजन को हम लोगों ने बारीकी से देखा, तो कई समूह ऐसे थे जो कि चल ही नहीं रहे थे। फिर हम लोगों ने स्कूल के माध्यम से, क्योंकि मैं जिला शिक्षा का समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैंने शिक्षा विभाग की मीटिंग रखी। उस शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी को हम लोगों ने बोला कि भाई इतने, जैसे 200 बच्चे स्कूल आते थे, 200 बच्चों का कई बार डाटा गलत दिखता था। तो मैंने उसमें एक सुधार किया कि भाई जहाँ भी जितने बच्चे हैं क्यों नहीं आ रहे हैं स्कूल। वो सबसे ज़्यादा एरिया जो था ट्राइबल एरिया में दिक्कत ज़्यादा थी, बच्चे आते ही नहीं थे। बच्चों में जैसे बच्चों का स्कॉलरशिप आती थी, बच्चे स्कूल आना बंद कर देते थे। तो हम लोगों ने जाके ऐसी भी योजना की कि भाई टीचर्स जो हैं वो कम से कम अपने उसके घर पे आएँ, घर पे पढ़ाएँ। एक हमारा इस तरह का एक मोटो था कि भाई इस तरह से काम किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल को लेकर जैसे आप बता रहे हैं, स्कूल सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण के जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, उनके जो पालक हैं, उनका मानना है कि शिक्षक टाइम पर नहीं आते हैं और वहाँ पर एजुकेशन जो देनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इस वजह से पालक स्कूल में अपने बच्चों को भेजना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये समस्या बहुत पुरानी थी। उस टाइम कोरोना काल आ गया तभी बीच में, उससे पहले की समस्या आप बता रहे हैं। उस टाइम समस्या का ये था, तो फिर मैंने भी इस काम के लिए मैंने उस जगह जाना शुरू किया जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, जहाँ पर ग्रामीण एरिया, जहाँ जंगल में जहाँ स्कूल थे, वहाँ वास्तव में सच बात थी कि मैं जहाँ भी स्कूल का निरीक्षण करने गया, स्कूल बंद मिले। तो मुझे पता लगा कि भाई बंद क्यों हैं। तो लोग ऐसा पता किया कि वहाँ के जो BRC महोदय थे, तो उन्होंने भाई उनको मैंने वहाँ तत्काल वहाँ से चेंज करवाया। कोई दूसरे BRC आए थे, तो फिर मैंने देखा वहाँ पे स्कूलों में कि स्कूलों में क्यों टीचर नहीं आते हैं। तो कोई टीचर, ये सत्यता है, और टीचर्स ने सबसे पहले वहाँ रहता था कि कोई टीचर्स अगर स्कूल खुला भी है तो 2 टीचर गायब रहते थे। तो मैं कहता था 2 टीचर कहाँ गए हैं, तो 2 टीचरों का ऐसा बोला जाता था कि वो किसी काम से DO कार्यालय गए हैं या किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मैंने, लेकिन उसको बाद में हम लोगों ने मीटिंग के अनुसार सारा 1 to 1 बात करके उस बात को मैंने रखा, और उस चीज़ का एक हुआ काम, और बच्चे उस जगह स्कूल आना शुरू किए। बच्चों को हम लोगों ने समझाया कि भाई आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो उन्होंने यही रहता था कि बस स्कूल पढ़े और बच्चे घूम रहे हैं। तो ट्राइबल एरिया की सबसे बड़ी समस्या थी ये। स्कूलों में कई बार ऐसी समस्याएं, हम लोग भी अगर जैसे निकलते हैं तो ये समस्याएं कई बार आती हैं कि जो शिक्षक उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उसी गाँव से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने घर के काम काजों में व्यस्त होने के कारण स्कूल पहुँच ही नहीं पाते हैं, और बच्चे भी
जब स्कूल में शिक्षक नहीं होगा तो बच्चे वहाँ जाकर अपनी शिक्षा किससे लेंगे, तो इस कारण बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपने मतलब क्या कार्य में अग्रसर रहे हैं? आज इस तरह से हुआ कि स्कूलों के हम घर घर तक, स्कूल मैंने बोला ना कि स्कूल के टीचर्स तक हम लोग लेके हम लोग घर पे गए। हमने ऐसी योजना चलाई थी कि बच्चों किस भी तरीके से वहाँ क्यों नहीं आता है बच्चा, स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है। तो समय पर सबसे पहले तो उनकी स्कॉलरशिप की समस्या आ रही थी, ड्रेस की समस्या आती थी कि ड्रेस का पैसा नहीं पहुँचा उनके। तो हम लोगों ने ट्राइबल एरिया में जाके ट्राइबल डिपार्टमेंट में एसी ट्राइबल को हमने बोला कि भाई इनका स्कॉलरशिप की डिपार्टमेंट की समस्या है, उस बात में सही किया। तो ये सारी समस्याओं को लेके हम लोगों ने जो कार्य किए थे, उस कार्य को लेके जिला पंचायत ग्वालियर को एक इंडिया लेवल पे एक बहुत अच्छा कार्य हुआ कि जो अभी जम्मू और कश्मीर में एक अभी जनपद जो अभी चुनाव हुए थे, पहली बार पंचायतों के चुनाव हुए वहाँ पर, तो वहाँ पर पंचायतों के प्रशिक्षण के लिए ग्वालियर को चुना गया। ग्वालियर में मुझे एक रिसोर्स पर्सन के रूप में मुझे जाने का मौका मिला। बहुत अच्छी बात है। और मुझे वहाँ पर पंचायतों के 2 दिन का प्रशिक्षण था, 2 दिन का प्रशिक्षण दिया। ये सारी जो समस्याएं थी हमारे क्षेत्र की, जो 256 ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य हम लोगों ने किए थे, तो उस तरह से विकास कार्य को हमारी सरकार जो करती आ रही है, सारे जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, वो सारी जन कल्याणकारी योजना मैंने वहाँ बताई। वहाँ ऐसा था कि वहाँ पे लोबा के डीडीसी जो रहता है पावर, जिला पंचायत अध्यक्ष के क्या दायित्व रहते हैं, जिला पंचायत जनपद के क्या दायित्व हैं, सरपंच के क्या दायित्व हैं, ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ी वहाँ पे, क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस था, ये था। तो कोरोना काल को लेकर अगर हम बात करें तो ग्रामीणों में आज भी एक नकारात्मक भाव बना हुआ है कि जो वैक्सीनेशन है वो उनके लिए हानिकारक है। तो और कोरोना काल में भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन को महत्व नहीं दिया और कोरोना को बहुत ही नाजुक बीमारी के तौर पर लिया। तो ऐसे में आपने ग्रामीणों को किस प्रकार से अग्रसर किया वैक्सीन? देखिए, हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिस तरह से आप देखिए कि इस देश में ही 135 करोड़ की जनता के बीच में उन्होंने ना वैक्सीनेशन का कोई पैसा चार्ज हो रहा है, ना कुछ ले रहे हैं, उसके बाद पूरा वैक्सीनेट कर दिया। फर्स्ट डोज 100% हो चुका है, आप देखिए अभी। उसके बाद ग्रामीण में बड़ी समस्या है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या समस्या है कि सब लोगों को ये हुआ कि किसी को बुखार आ रहा है, तो भी वैक्सीनेशन लगाने के बाद बुखार आया, तो भाई ये नॉर्मल थी कि भाई शरीर में जिस तरह की वो रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम था, उस हिसाब से जिसका इम्यूनिटी सिस्टम था, उनको किसी लोगों को फीवर आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। इसमें भ्रांतियाँ फैलाई गई, विपक्ष के द्वारा भी फैलाई गई कि साहब ये तो प्रधानमंत्री जी तो लगवा नहीं रहे, हमारे क्यों लगवा रहे। तो प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे पहले शुरुआत उन्होंने ही की थी लगवाने की, उसके बाद फिर प्रशासनिक तौर पे कलेक्टर से शुरुआत करवाई गई, तो वहाँ से सब लोग लगवाने शुरू हुए। फिर हम लोगों ने बताया कि इस वैक्सीनेशन का कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये भी टीकाकरण है। जिस तरह से बचपन में आपने टीका लगवाए हैं, इस तरह से वैक्सीनेशन भी ये टीकाकरण है। जैसे आपके क्षेत्र में वैक्सीनेशन का कार्य लगभग कितना कंप्लीट हो गया और कोरोना में आपने क्या क्या उनको सहयोग दिए? जो गरीब परिवार थे उनके धंधे और ये सब बंद हो चुका था, तो ऐसे में आपने वैक्सीनेशन के समय एक ऐसा समय आया था, बहुत ही मुझे आज याद है, 2 साल होने को आ रहे हैं पूरा, और बहुत ही बुरा समय था वो समय। ऐसा था कि ग्रामीण की जनता, अब क्या है कि शहर की जनता और ग्रामीण की जनता के बीच में गैप जो रहता है, कुछ सड़क के बीच एक दीवार खड़ी हुई है, ग्रामीण ना शहर में आ सकता है, ना शहर वाले ग्रामीण में आ सकते हैं। हम लोगों ने जो प्रयास किए थे, प्रशासनिक तौर पे बोला, हम लोगों ने प्रशासन से बोला कि साहब हम लोगों को भी भाई किसी को घर से निकलने की आदत नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने परमिशन किसी से मांगी कि हमें जाना है अपनी जनता के बीच में, तो हम ग्रामीण में जाते थे। ग्रामीण में देखा कि उस ग्रामीण में समस्या ये आ रही थी कि लोगों की सब्जियां लगी थी खेतों में। अब खेतों में सब्जियां लगी हैं, वो तो सड़ रही हैं। अब शहर के लोगों को सब्जियों की ज़रूरत है, तो यहाँ जिला पंचायत सीईओ जो हमारे थे शिवम वर्मा जी, वो भी आईएएस हैं, और हम लोगों ने MITS से पढ़ा है, तो हम लोगों ने उस टाइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया ग्वालियर में। ये भारत का सबसे पहला सॉफ्टवेयर ग्वालियर का ही था, और वो सॉफ्टवेयर का नाम था ग्वालियर ऐप के नाम से, सर्व ऐप। अब सर्व के नाम से हम लोगों ने एक ऐप खोला। उस ऐप में क्या था कि जो अपनी रिक्वायरमेंट थी यहाँ की पब्लिक की, वो रिक्वायरमेंट लगते थे। हम लोगों ने टीम बना दी थी पूरी ग्रामीण में। उस टीम को जो जिनका भी सब्जियाँ थी वो हम लोगों ने खरीदी वहाँ पे ही। उस सब्जियों को हम लोग लेके आए खरीद के, और वहाँ पे लोगों के यहाँ पे रिक्वायरमेंट के पहुँचाया, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई हम लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि इतने पैसे का आप रिक्वायरमेंट भेजेंगे। लोगों ने 50 रुपये का भेजा, तो 50 रुपये के लिए हम लोग 50 किलोमीटर दूर देने गए, इतना हमने डिसाइड किया। लेकिन ऐप हमारा सक्सेस हुआ था, सर्व ऐप के नाम से बनाया था।
जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र हो, उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना निकाली थी जी। तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो वास्तविक असक्षम थे, मतलब उन्हें जिन्हें मिलना था उन्हें आवास नहीं मिल पाया, ऐसी कई शिकायतें आई हैं। यहाँ पे ऐसे में आपने कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जो आवास कहाँ कहाँ तक पहुँचे? हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के समय, मुझे आज भी याद है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि उस टाइम विकास यात्रा की शुरुआत की थी हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम जितना भी प्रधानमंत्री आवास योजना था, तो मैं प्रभारी था एक विधानसभा का, उस टाइम मुझे विकास यात्रा का प्रभारी बनाया था। तो मैंने देखा था कि वहाँ पे इंसान इतना खुश था कि भाई जो शुरू से ही आज तक मिट्टी देखी, मिट्टी के मकान में रह रहे हैं, 2024 तक तो सभी को घर मिलना है, ये बात तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि पहले भी कई जगह आपको ट्राइबल एरिया था, ट्राइबल एरिया में भी उन लोगों ने पहले से, मुझे याद था कि 1200 प्रधानमंत्री आवास योजना आए थे शुरुआत में, और प्रधानमंत्री आवास योजना सारे के सारे बने थे। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, बरई क्षेत्र पड़ता है हमारा ट्राइबल एरिया, बरई क्षेत्र में लगातार 112 उस दिन प्रधानमंत्री आवास का उद्घाटन करने गए थे, आज मुझे याद है। तो सारा की सारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी है, जो रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि अपील समिति ही बनी हुई है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास में। जैसे कोई दिक्कत आती है, किसी को पैसा नहीं मिल पाया या किसी की पात्रता श्रेणी में नहीं आ रहा है वो, कोई क्या था कि उससे पहले किसी ने अगर सरकार की लाभ उठाया हो तो ये दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है कि एक परिवार है, उसके 3 बच्चे हैं, अब 3 बच्चों का 4 बच्चों का परिवार, 4 लोगों का परिवार है, अब वो एक ही आवास है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, उनका भी हम लोगों ने डिवाइड कर करके अलग परिवार बनाए और अलग अलग इस तरह से हम लोगों ने दिया उनको। एक जनता का आरोप है, जनता का सबसे बड़ा आरोप ये रहा है कि हम अगर आवास लेने कहीं जा रहे हैं या जिसके पास हमने अपील की है तो वहाँ पैसों की डिमांड की गई है, तब जाके आवास मिलने की हमें आश्वासन दिया गया। अच्छा, तो क्या ऐसी कोई घटना हुई है या ऐसा कोई वाकया सामने आया है? मेरे सामने अपील समिति में, क्योंकि अपील समिति में 3 लोग थे, मैं भी था, कलेक्टर साहब, सीओ भी थे, 3 लोगों की अपील समिति बनाई थी। हमारे पास जिस तरह से आते थे सचिवों को, सरपंचों के द्वारा अगर आते थे तो तत्काल धारा 40 के तहत हम लोगों ने कई प्रकरण दर्ज कराए हैं, कई प्रकरण भी दर्ज कराए हैं। और प्रकरण दर्ज कराते हुए हम लोगों ने उनको पूरा पैसा जो गलत हाथों में चला गया था वो पूरा हम लोगों ने वसूली के माध्यम से पूरा जमा भी कराया है। जनता के ऐसे और मुद्दे हैं, जैसे बीपीएल कार्ड्स को लेकर अपन बात करें, पेंशन योजना है जी, और कई ऐसी शासन की जो योजनाएं हैं, उनके लाभ सरपंच और सचिव के थ्रू जनता तक न पहुंच पाने से, जनता अगर अपनी डिमांड रखती है सरपंच जी से या सचिव जी से, तो वहाँ पैसों की मांग करके और जनता को हताशा होना पड़ता है। जी। तो ऐसे में आप अगर मौका मिलता है तो आप ऐसे क्या प्रयास करेंगे कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट जनता को मिल सके? देखिए, ऐसा है दीवान जी कि मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार ने जो विगत काम करने है, जब से हमारी सरकार आई है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है कि उनका एक ही रहता है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये योजना पहुंचना चाहिए। क्योंकि क्या है कि उन्होंने जिस तरह से देखा है कि आ रही सारी योजनाएं, सारे विभाग हैं, आप भी देख रहे होंगे कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी हो गया है, पारदर्शिता हर क्षेत्र में आई है, हर विभाग में आई है डिजिटल इंडिया के द्वारा। तो आप देखते हैं कि हर चीज़ का पैसा सीधे हितग्राही के खाते में पहुंचता है, उनका KYC हो गया है, उनके आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है खाता। तो अब मेरा मानना है कि अब तो इस तरह का कोई कार्य हो भी नहीं रहा है कि कोई सोच भी रहा हो कि किसी के अकाउंट से किसी का पैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। पूरा की पूरा पेंशन योजना हो, चाहे इस किस तरह की योजना हो, वो सारा के सारा पूरा पैसा पहुंच जाता है। छोटा सा मुद्दा अपने ग्वालियर में है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर हम बात करें जी, कि जिला अस्पताल में कंडीशन अभी डेंगू की महामारी है और अभी लोग कोरोना से उभर करके आए हैं, बिल्कुल, और अभी पूरी तरह स्वच्छ भी नहीं है। ऐसे में अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की टीम है, तो वो जो थोड़े गरीब परिवार हैं उनको ध्यान न देते हुए उन्हें रेफर की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आप उनके लिए क्या प्रयास करेंगे या क्या कदम उठाएंगे ताकि ये कंडीशन दोबारा सामने? ये समस्या आप सही कह रहे हैं, कई बार जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल भी हुई थी इस मैटर को लेके। जूनियर डॉक्टरों को कई बार रहता है कि उनके द्वारा जो कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि रात में उनको भी रहना पड़ता है, कई बार अटेंडर से उनकी मुवाद हो जाता है। तो ग्रामीण की जनता जब भी आती है यहाँ शहर में, जो भी यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, हम लोगों ने अभी एक प्रयास किए थे जिला पंचायत के द्वारा, मैंने भी एक अलग से प्रयास किया था। यहाँ की मालनपुर की एक कंपनी है सन फार्मा, सन फार्मा के द्वारा मैंने वहाँ पे अभी सन फार्मा के जो थे उनको इस तरह से एक पैसा हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है, और हमने एक ऑक्सीजन प्लांट अपने GH ग्वालियर में जायरो चिकित्सालय में लगा हुआ है, वो हम लोगों ने
एक इस तरह से कार्य किया कि सबको ऑक्सीजन तो मिले, लेकिन समस्या अब ये आ रही है कि लाइन लग रही है, लोग उस तरह से उनको क्यों लाभ नहीं मिल रहा है, मेडिकल टीम क्यों तैयार नहीं है। भाई डेंगू की जो मात्रा है, मानना पड़ेगा कि ग्वालियर सबसे आगे हो गया है। 2000 का मैंने देखा था अभी डेंगू का कहर इस तरह से ग्वालियर में आ रहा है। तो इसकी समस्याओं को लेकर सब लोग चिंतित हैं। CMHO भी इस तरह से कार्य कर रहा है। कई जगह कलेक्टर साहब ने भी इस तरह से पूरी टीम बना के एक कार्य के लिए बोला है। CMHO को भी कई बार फटकार भी लगाई है कि भाई इस तरह के कार्य को ग्रामीण की जनता परेशान ना हो। इस तरह का एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि इस तरह से कार्य किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो लोग काफ़ी पीछे हैं। तो वहाँ पे लड़कियों को अगर जैसे ग्राम जो अपने अंडर आते हैं उनमें बच्चियों की शिक्षा को लेकर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ऐसे में आप क्या प्रयास करेंगे कि बच्चियों की शिक्षा भी उच्च शिक्षा की श्रेणी में? देखिए क्या है कि बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की पढ़ाई, इसको लेकर सरकार बड़े चिंतित है। शुरू से ही आप देखिए, सबसे पहले पूरे भारत में अपने राज्य में ही बेटी है तो कल है, इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, बेटी लाडली लक्ष्मी योजना यहीं से स्टार्ट हुई है सबसे पहले। तो बेटियों के लिए स्कूल को लेके कॉलेज तक उन्होंने बोला कि आप देखिए कि जो बच्ची अच्छे नंबर ला रही है उसको स्कॉलरशिप मिल रही है। स्कॉलरशिप के माध्यम से उसको साइकिल, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं, स्कूल तक पहुंचने की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ स्कूल ग्रामीण के डिजिटल क्लासेस के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। 2-3 स्कूल ऐसे हैं जो कि मेरा ये मानना है कि वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह से अभी हुई थी, जब कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस है। कई ज़्यादा पूरे स्कूल नहीं, मैं 4-5 स्कूल ऐसे बताऊंगा जहाँ ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा थी और बच्चे उसकी अटेंड भी कर रहे थे। तो ये पूरा किया था। आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर ग्वालियर की जनता आपको फिर से चुन करके देती है, तो आगे की क्या रणनीति रखेंगे कि जनता आपसे क्या उम्मीद रखेगी? देखो, जनप्रतिनिधि का काम होता है जन सेवा करना। जनता की सेवा में जितना, मेरा ये मानना है कि जनता की सेवा ही एक ऐसा धर्म है। क्योंकि क्या है कि सभी लोग जिस तरह से नेतागिरी को सोचते हैं कि भाई राजनीति का हमारा कर्म क्या है, राजनीति का धर्म ही ये है कि जनसेवा। जितना जन सेवा करेंगे आप, राजनीति को ऊपर ऊपर निखार आएगा। क्योंकि जन सेवा ही एक इस तरह से कार्य है। माननीय मोदी जी इस तरह के उदाहरण है कि उनसे आप सीखिए कि उनका पूरा जीवन देश की सेवा के लिए लग गया और इस तरह से कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। मैं इसी के साथ विदाई लेता हूँ। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नई शख्सियत के साथ होगी, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।